नमस्ते। आज हम बनाने वाले हैं महाराष्ट्र की बहुत ही स्पेशल रेसिपी जिसका नाम है पुरण पोली और कटाची आमटी। आज की वीडियो में कटाची आमटी के लिए वाटन किस तरीके से तैयार करते हैं वो मैं बताऊंगी, और पुरण पोली के लिए पुरण किस तरीके से आप बिल्कुल परफेक्टली बना सकते हो वो भी मैं बताऊंगी, और इनफैक्ट बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे पुरण के लिए तैयारी। तो यहाँ पे ना आपको लेना है चना दाल, और चना दाल यहाँ पे लेने के बाद आपको सबसे पहले इसे अच्छे तरीके से साफ करना है। 2-3 बार आप इसे अच्छे से धो लोगे जब तक ये पानी है ना ये बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। अभी तो ये काफ़ी धुंधला था तो मैंने इसे 2-3 बार धो लिया था, उसके बाद ये काफ़ी फ्रेश साफ हो चुका है। तो अब हम लेंगे एक कुकर और उसमें मैंने सारे चना दाल को ऐड कर दिया है। अगर आपको सिर्फ पुरण बनानी हो तो पानी आप थोड़ा कम ले सकते हो, लेकिन अगर आपको आमटी भी बनानी है तो पानी थोड़ा ज़्यादा होगा। और यहाँ पे फिर मैंने इसमें हल्दी और नमक ऐड कर दिया था, और थोड़ा सा मैं इसमें तेल भी ऐड करूँगी। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें डालने के बाद कुकर को करेंगे हम बंद, और फिर क्या, फिर हमें मध्यम आंच पे इसे अच्छे से लगभग 6 से 7 सीटी लगने तक पकाना है। जी हाँ, 6 से 7, क्योंकि हम दाल को भिगा नहीं रहे यहाँ पे, मतलब हमने दाल को भिगोया नहीं है ना रात भर, तो ये रीज़न है कि हमें 6 से 7 सीटी तो लगानी ही पड़ेगी। लेकिन अगर आप दाल को भिगो कर बनाओगे, मतलब रात भर अगर आप दाल को पानी में भिगा लेते हो और फिर अगले दिन पुरण की तैयारी करते हो, तब आपको सिर्फ 4 से 5 सीटी लगानी होगी, काफ़ी है। लेकिन यहाँ पे तो जो मैंने बोला आपको वही फॉलो करना है अगर आप दाल को नहीं भिगा रहे। तब तक हम डो को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बोल लिया है मैंने, और उसमें मैंने डाल दिया है गेहूं का आटा। ये नॉर्मल गेहूं का आटा है जिसकी आप रोटी बनाते हो। कई लोग इस आटे में ना थोड़ा सा मैदा मिक्स करते हैं ताकि पुरण फटे नहीं स्ट्रेच होने वक्त, लेकिन मुझे इसे सिर्फ आटे से बनाना ही पसंद है। आप चाहो तो 1-2 चम्मच मैदा भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे फिर मैंने इसमें हल्दी डाला था, नमक डाला था, और थोड़े से तेल को ऐड करके अच्छे तरीके से पहले हम इसे मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले आपको ना इन तीनों चीज़ों को ऐड करके इसे सिर्फ नॉर्मली मिलाना है, कुछ मोयन वगैरह नहीं करना, बस आटे में थोड़ा सा हम अच्छे से इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। और फिर हम इसमें पानी ऐड करना शुरू करते हैं थोड़ी देर बाद, और धीरे धीरे आपको नॉर्मल पानी इसमें ऐड करना है। धीरे धीरे पानी ऐड करना थोड़ा सा ज़रूरी है, नहीं तो आटा गीला भी हो सकता है। वैसे ये आटा काफ़ी सॉफ्ट लगाएंगे हम, मतलब ये ज़्यादा टाइट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से आप इसमें पानी डाल कर थोड़ा सा चिपचिपा, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा चिपचिपा डो लगाओगे। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी, डो तैयार हो जाएगा, तो हम उसे कर लेंगे थोड़ा सा फ्लैट, और फिर ऊपर से मैं इस पर तेल लगा दूंगी ताकि ना जो सतह है बाहर की तरफ वो बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप तेल लगाना मत भूलना। फिर हम इसे कपड़े से ढककर आराम करने देंगे। अब यहाँ पे ना हम करने वाले हैं वाटन की तैयारी। अगर आप आमटी बनाने वाले हो तो ठीक है, आप ये रेसिपी यहाँ से कंटिन्यू करते रहो, देखते रहो मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको आमटी नहीं बनानी तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हो। वैसे आप आमटी की रेसिपी देख ही लो, पुरन पोली बिना आमटी के कैसे बनेगी। अब यहाँ पे मैंने ले लिया था प्याज, ये नॉर्मल स्लाइस्ड प्याज था, और यहाँ पे जो लोहे की कढ़ाई है इसका भी बहुत ही खास रोल होता है। लेकिन अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो नॉर्मल आप स्टील की कढ़ाई में भी इसे इसी तरीके से ड्राई रोस्ट करोगे। मैंने यहाँ पे ना तेल का इस्तेमाल करा है ना पानी का इस्तेमाल, सीधा प्याज को ही डाल दिया है कढ़ाई में। तो ये काम ना हम धीमी आंच पे कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपको काफ़ी समय लग जाएगा अगर आप धीमी आंच पे करते रहोगे। तो थोड़ी देर बाद ना जब आप स्टार्टिंग में प्याज को डालो, कढ़ाई गर्म है, थोड़ी देर आप इसे ऐसे ही चलाना, और थोड़ी देर बाद मतलब हल्का हल्का जब ब्राउन कलर इस पे आ जाए ना, फिर आप इसे मध्यम आंच पे रोस्ट करना शुरू कर देना। इससे क्या होगा कि आपका प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट भी हो जाएगा और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब यहाँ पे मैंने प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लिया पहले, और फिर इसे बाहर निकाल दिया। और आपको दिख रहा होगा मैंने बिल्कुल तेल का इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैंने इस बोल में प्याज को तो निकाल लिया, इस टाइप का कलर होना चाहिए प्याज का। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक, मिर्च और लहसुन। इन चीज़ों को भी इसी तरीके से हमें ड्राई रोस्ट करना है। आप ट्राई करना कि लहसुन और मिर्च इन दोनों चीज़ों में ना थोड़ा सा कट लगा हुआ हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ना गर्माहट से ये चीज़ें अचानक से
फट जाती हैं इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैं इसे ना थोड़ा धीमी आंच पे कर रही हूँ क्योंकि अब कढ़ाई काफ़ी गर्म हो चुकी थी मध्यम आंच पे रखने की वजह से, और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इन पे भी हल्का हल्का जब कलर आ जाता है तो इसे मैं बाहर निकाल लेती हूँ। फिर उसके बाद इसी गर्मा गर्म कढ़ाई में हमें बिल्कुल धीमी आंच पे इन मसालों को ऐड करना है। ये जो मसाले हैं इन्हें तो आपको बिल्कुल धीमी आंच पे भूनना है क्योंकि कढ़ाई अभी तक गर्म हो चुकी है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और आप जैसे ही इन्हें डालोगे ना तो ये तुरंत अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे क्योंकि कढ़ाई गर्म है। और थोड़ी ही देर में आपको इसमें तेज़ पत्ता भी ऐड करना है। तेज़ पत्ता अगर आप शुरू में डाल दोगे तो वो जल जाएगा, इसलिए आप इसको ना थोड़ी देर पहले, मतलब मसालों को निकालने के थोड़ी देर पहले आप डालोगे। फिर तुरंत हम सारे मसाले को भी निकाल लेंगे ताकि ये जले नहीं, ठीक है। जैसे ये रोस्ट हो जाए, गर्म हो जाए, बस हम इसे बाहर निकाल लेंगे और एक ही बोल में सारी चीज़ों को डालते जाना है आपको। अब यहाँ पे ना मैंने सूखे नारियल के स्लाइसेस लिए हैं, ये आप डाल सकते हो, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप चाहो तो फ्रेश नारियल भी ऐड कर सकते हो अगर आपके पास वो अवेलेबल हो, ये ना हो तो। इसे भी हल्का सा आपको ड्राई रोस्ट करना है जैसे मैंने यहाँ पे करा है। अब इसे भी हम तुरंत निकाल लेते हैं। जैसे ही आपको चीज़ों पे कलर नज़र आए ना, बस आपको बाहर निकाल लेना है। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं खसखस के दाने, मतलब पॉपी सीड्स। जैसे आप इसे डालोगे, कढ़ाई काफ़ी गर्म है तो यहाँ पे ना खसखस को डालने के पहले आपको कढ़ाई को बंद कर लेना है, मतलब आँच को बंद कर लेना है, ठीक है। नीचे आँच जली हुई नहीं होनी चाहिए क्योंकि कढ़ाई ऑलरेडी काफ़ी गर्म है। और खसखस को हल्का सा चला के बस आप बाहर निकाल लोगे। ये हमारे वाटन के लिए बिल्कुल परफेक्ट मिक्सचर तैयार हो चुका है। तो इसे हम ठंडा करके थोड़ा सा डालेंगे मिक्सर जार में, और उसके बाद मैं इसमें धनिया के डंठल ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो फ्रेश धनिया के पत्ते ही डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे डंठल डालना पसंद है, इसका ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। फिर मैं इसे थोड़ा सा पानी डाल के ना अच्छे तरीके से पीस लूँगी। ये कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा, आप टेंशन मत लो, अभी इसे बहुत टेस्टी ग्रेवी बनने वाली है। तो इसे रखते हैं साइड, और हमारे ना चना दाल बिल्कुल रेडी हो चुके थे तो उसे हम निकाल लेते हैं और हटा देते हैं चूल्हे से। और यहाँ पे इसका प्रेशर निकलने के बाद ना मैं चना दाल को खोलकर चेक करूँगी, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें पानी तो है ही, वो हमें चाहिए अपनी आमटी के लिए। तो यहाँ पे एक छन्नी पे आपको इस दाल को ना इस तरीके से छान लेना है ताकि पानी अलग और दाल अलग हो जाए। तो बिल्कुल ऐसे ही दाल आपके परफेक्टली पक चुके होंगे, ठीक है। और आपको छन्नी पे उन्हें निकाल कर रख लेना है साइड, और पानी को रखना है अलग, पानी को फेंकना नहीं है, यही आमटी में इस्तेमाल होने वाला है। तो यहाँ पे ये चीजें तो हो गई हैं। अब हम चलते हैं पुरण बनाने की ओर। पहले हम पुरण को रेडी कर लेंगे, उसके बाद हम आमटी की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और इस पैन में मैंने कुछ भी अभी नहीं डाला है, तेल वगैरह कुछ भी नहीं, और आँच यहाँ पे चालू नहीं है, ठीक है। ये पैन मैंने ऐसे ही अभी नॉर्मली चूल्हे पे रखा है। तो पहले मैंने इसमें चना दाल को ऐड कर लिया और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है गुड़। मेरे पास जो गुड़ था वो थोड़ा सा डार्क है कलर में, अगर आप लाइट कलर वाले गुड़ का इस्तेमाल करोगे तो ये मिक्सचर थोड़ा लाइट बनेगा। अब यहाँ पे मैंने चूल्हे को कर लिया ऑन इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद, और फिर हम इसे पकाएंगे। आपको इसमें अभी फिलहाल कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना, ठीक है। आप इसे इसी तरीके से पहले मिलाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसे हल्का हल्का मैश करते हुए मिलाते जाओ, ठीक है। और आप देखोगे ना गुड़ और दाल दोनों पिघलना शुरू हो जाएगी, मतलब दाल गलने लगेगी और गुड़ पिघलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक मैशर का इस्तेमाल करा है क्योंकि मैं स्पैचुला से इसे नहीं कर पा रही थी, तो मैंने मैशर का इस्तेमाल करा है। दाल अच्छे से पकी हुई है लेकिन स्पैचुला अच्छे से स्प्रेड नहीं हो रहा था, वो दबाव नहीं बना पा रहा था मेरे दाल के ऊपर, और मुझे ये बिल्कुल पाव भाजी की भाजी जैसी चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैशर का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे जैसे आप दाल को मैश करोगे ना, सारा गुड़ वो सोक कर लेती है, मतलब गुड़ से निकला वो जितना भी पानी है वो दाल सोक कर लेती है और ये थोड़ा ड्राई होने लगता है। आप बिल्कुल देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी इसमें ऐड नहीं करा है हमने, और ये खुद ब खुद ड्राई होना शुरू हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से आपको इसे पकाना है। अब दाल अच्छे से जब मैश हो चुकी थी ना, उसके बाद मैंने स्पैचुला से इसे दोबारा चलाना शुरू कर दिया, और मैं इसमें थोड़ा सा जायफल और थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करूँगी, और फिर से हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो कि ये पैन की साइड्स को छोड़ना शुरू कर चुका है, और दाल जब हमने पकाई थी ना तो उसमें हमने थोड़ा सा तेल ऑलरेडी डाल रखा था। तो आपको बिल्कुल भी चिकनाहट का इस्तेमाल करने
की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली इसमें। अब यहाँ पे अच्छे तरीके से हम इसे कर लेंगे मिक्स, और यहाँ पे ये बिल्कुल तैयार है क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। आप देख सकते हो पैन की साइड्स को छोड़ चुका है और ये बिल्कुल भी ना मतलब रनी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो मिक्सचर है ये ड्राई हो। अगर आपने इसमें ज़्यादा पानी छोड़ दिया तो आपको पूरण पोली बनाने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि मिक्सचर बिल्कुल इसी तरीके का हो। आप देख सकते हो। अब हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे और थोड़ा सा करेंगे ऐसे ही मिक्स नॉर्मली, और एक दूसरे डिश में बाहर निकाल लेंगे इसे, ताकि हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर सके। जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम अपनी आमटी को तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हो ये काफ़ी गर्म है वैसे तो, लेकिन मैं बस चेक कर रही थी ये ड्राई हुआ है या नहीं। हाथ में बिल्कुल नहीं चिपक रहा, ये बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब हम चलते हैं आमटी को रेडी करने की ओर। तो आमटी को रेडी करने के लिए ना अब प्रोसेस बहुत सिंपल है। नॉर्मल आपको किसी भी कढ़ाई में या गहरे बर्तन में थोड़ा सा तेल लेना है और उसके बाद उसे थोड़ा गर्म होने देना है। जैसे ही वो मध्यम आंच पे गर्म हो जाए आप उसमें डालोगे करी पत्ता। करी पत्ता डालने के बाद आपको आंच को बिल्कुल तुरंत स्लो कर देना है, मतलब बिल्कुल धीमा कर देना है, और फिर इसमें डालना है कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ठीक है, अगर आपके पास नॉर्मल कश्मीरी रेड चिली पाउडर नहीं है तो आप नॉर्मल वाली जो रेड चिली है वो भी डाल सकते हो, लेकिन थोड़ी कम मात्रा में आपको डालनी होगी क्योंकि वो तीखी होती है। तो इसलिए आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। और जैसे ही आप मिर्ची का पाउडर डालोगे ना, आप अपने वाटन को रेडी रखना और उसे तुरंत ऐड कर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने थोड़ा भी टाइम लगाया तो रेड चिली पाउडर जल जाएगा, तो इसलिए वाटन को ऐड करना है आपको फटाफट। और जैसे आप वाटन को ऐड करोगे तो आपको अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। ठीक है, अच्छे से आप इसे मिक्स करते चले जाओगे जब तक इसका पूरा पानी सूख नहीं जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटन इतना पका हो कि एक तो कि इसका रंग थोड़ा गहरा हो जाए, और दूसरी चीज़ कि इसका पानी बिल्कुल ही सूख जाए। इनफैक्ट ये कढ़ाई या पैन जिसमें भी आप इसे बना रहे हो उसकी सतह को छोड़ने लगे। और थोड़ी ही देर आप इसे पकाओगे ना, आंच मध्यम कर लेना आप। जब आप वाटन को डाल लोगे तो आप देखोगे कि ये ड्राई हो गया है। यहाँ पे काफ़ी ड्राई हो चुका है ये, आप देख सकते हो। तो हम इसमें ना वो दाल का पानी ऐड कर देंगे जो हमने बचा कर रखा था। पानी को ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से हमें सारी चीज़ों को करना है मिक्स। और आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आपके दाल का पानी कम बचा हो और ये जो मिक्सचर बन रहा है यहाँ पे ये गाढ़ा हो रहा हो, तो आप और पानी एक्स्ट्रा अलग से ऐड कर सकते हो। ठीक है, ताकि कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी ही हो। ये नहीं कि आप दाल का ही पानी पूरा का पूरा इस्तेमाल करोगे। मैंने तो बिल्कुल परफेक्ट रेशियो डाला था, इसलिए मेरी आमटी बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी पे। कई बार ऐसा होता है कि जब हम दाल को पकाते हैं ना तो पानी थोड़ा सूख जाता है। इसलिए आप अगर ऐसा देख रहे हो कि आप जब दाल के पानी को ऐड कर रहे हो और ये कंसिस्टेंसी ऐसी नहीं दे रहा, तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा पानी नॉर्मल वाला ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा हम बॉईल आने का वेट कर रहे हैं। जैसे ही इसमें बॉईल आना शुरू हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, आँच को कर देंगे बिल्कुल धीमा, और हमें इसे 7 से 8 मिनट के लिए पकाना है। तो आँच को आप धीमा कर लेना और उसके बाद ना इसमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा नमक ऐड कर लेना और इसे मिक्स करके 7 से 8 मिनट के लिए ना बिल्कुल धीमी आँच पे इसी तरीके से आपको इसे पकने देना है। गिन कर ही 7 से 8 मिनट, आपको ज़्यादा देर या कम देर पकाने की ज़रूरत नहीं है। 7 से 8 मिनट में ये पक जाएगा और आपको नज़र आने लगेगा ऊपर की तरफ तेल। आप देख सकते हो सारा तेल ऊपर की तरफ आ चुका है, तो आप समझ जाओ कि आमटी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रनी ही होती है, ये ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाई जाती, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप इसी तरीके का इसे रखो। मैं इसमें लास्ट में थोड़ा सा धनिया ऐड करूँगी क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी धनिया डाल रखा है। तो आप ज़्यादा ऐड करोगे ना तो वो ओवर पावर कर देगा पूरे फ्लेवर को, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा ही डालो। और फिर लास्ट में आपको इसमें नींबू का जूस ऐड करना है। अगर नमक ऊपर नीचे हो तो आप यहाँ पर एडजस्ट कर लेना और आँच को कर देना बिल्कुल बंद। हमारी आमटी बिल्कुल तैयार है। तो अब चलते हैं पूरण पोली को बनाने की ओर, क्योंकि आमटी तो बिल्कुल तैयार है और सारी चीज़ें भी तैयार है। तो पूरण पोली का वेट क्यों करना भाई, गर्मा गर्म बनाते हैं पूरण पोली और उसे सर्व करेंगे इसी आमटी के साथ। आटे को लेने के बाद ना आपको इसे अच्छे से थोड़ा मिक्स करना है क्योंकि अब ये ढल चुका है और आप देख सकते हो ये कितना स्मूथ हो गया जैसे ही मैंने इसे अच्छे तरीके से मिला लिया। अब यहाँ पे इसी से हम एक थोड़ी बड़ी सी लोई कट कर लेंगे। ठीक है,
थोड़ा आपको इसे साइज़ में बड़ा रखना होगा ताकि हम इसमें अच्छे से मिक्सचर को भर सकें और बड़ी सी पूरण पोली बना सकें। इसका साइज़ हमेशा थोड़ा सा बड़ा ही होता है रेगुलर रोटी या पराठे से। अब आप देख सकते हो कि मैं थोड़ा सा सूखा आटा लगा रही हूँ अपनी उंगलियों में ही, और अब इस स्मूथ सी लोई को हम करेंगे शेप करने के पहले आप इसे चिकना ज़रूर कर लेना, जैसा कि आपने देखा मैंने करा है। और साइड से इसको इस तरीके से ना आपको फैलाते जाना है, ठीक है। पहले आप दोनों हथेलियों के बीच से दबा के फ्लैट करोगे, फिर साइड से आपको इस तरीके से दबाते जाना है। एक कटोरी का शेप देना है जिसका तला थोड़ा सा मोटा होगा, मतलब बीच का जो पार्ट है वो थोड़ा सा मोटा है, आपको दिख ही रहा होगा वो। और पूरण को लेने के बाद ना हाथ में आपको एक लड्डू बना लेना है। पहले एक गोलाकार उसे दे देना है और वो भी बिल्कुल चिकना हो जाता है तुरंत, और इसे हम बीच में रख देंगे और थोड़ा सा प्रेस डाउन करके हम साइड से आटे को ना इसी एक्शन में ऊपर की तरफ लाएंगे। जैसे मैं हाथ को गोल करके उल्टे सी के शेप में आटे को दबा दबा कर ऊपर की तरफ ला रही हूँ और पूरण को अंदर की तरफ ढकेलते जा रही हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से आपको फिल करना है पूरण पोली को। अगर आपको लगे कि मिक्सचर थोड़ा सा कम है तो आप इसमें थोड़ा सा और डाल सकते हो, लेकिन शुरू में आपको नॉर्मली ही लेना है, मतलब नॉर्मल क्वांटिटी में ही लेना है पूरण को। ज़्यादा भर नहीं दोगे स्टार्टिंग में ही आप, लेकिन ऊपर से जब आप इसे क्लोज कर रहे हो उस वक्त आपको लगे कि और पूरण इसमें जा सकती है तब आप थोड़ा सा डालोगे। इस तरीके से जब आप पूरण पोली को शेप करोगे ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और फटेगी नहीं। अगर आपने उंगलियों से आटे को ऊपर लाने की कोशिश की तो ये फट सकती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसी एक्शन का इस्तेमाल करो। अब आप देख सकते हो ये बिल्कुल चिकना हो चुका है, और जो सील वाली साइड है और जो नॉन सील वाली साइड है दोनों साइड से अच्छे से पहले हम इसे हाथों के बीच ही चिकना कर लेंगे। और जो सील वाली साइड होती है ना उसे हम नीचे रख कर हमेशा इसे बेलते हैं। पहले हम सूखा आटा लगा लेंगे दोनों साइड, और फिर ना हथेली से ही पहले आपको इसे इस तरीके से दबाकर चौड़ा कर लेना है। काफ़ी चौड़ा कर लिया है मैंने इसे ऑलरेडी, ये एक छोटी रोटी जैसा लग रहा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्टार्टिंग में ना इसे हाथ से ही इसी तरीके से फैलाओ। आप अपने हथेली का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैंने तो उंगलियों का करा था लेकिन आप हथेली का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उससे और स्मूथ हो जाएगा ये। और जब आपको लगे कि हाँ पूरण अंदर की तरफ अच्छे से फैल चुका है तब आप इस पे बहुत हल्के हाथों से बेलन को चलाओगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि आप हल्के हाथों से इस पे बेलन चलाओ क्योंकि इसके अंदर फिलिंग है और वो पुचुक करके बाहर आ जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसे इसी तरीके से हल्के हाथों से बड़ा बड़ा बनाओगे। आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल भी फट नहीं रही। अच्छे से हम इसे इसी तरीके से बेल लेंगे और इसकी थिकनेस ना हमें कुछ इस तरीके की रखनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं इन्हें सेकने की ओर। तो यहाँ पे मैंने तवे को रखा था मध्यम आंच पे, और मध्यम आंच पे ही आप इस पूरण पोली को इसके ऊपर डाल दोगे और थोड़ी देर आपको वेट करना है। थोड़ी ही देर बाद आपको दिखेगा ना कि ऊपर की साइड्स थोड़े थोड़े छोटे छोटे बबल्स दिख रहे हैं, तो आपको इसे पलट देना है। अब पलटने के बाद ना आपको नीचे की साइड से भी हल्का हल्का फील होने लगेगा थोड़ी ही देर में कि पूरण पोली में फिर से दूसरी साइड बबल्स उठ रहे हैं। बस इसी टाइम पे हमें इसे पलट कर घी ऐड कर देना है। अच्छे से आप इसमें घी लगाओगे क्योंकि इसमें दाल है, इसमें गेहूं का आटा है, तो घी लगाना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से घी को लगाकर पूरे पूरण पोली पे आपको फैलाना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी साइड बच जाए, और अच्छे से फैलाकर दोनों साइड से दबा दबा कर हल्का हल्का आप इसे सेक लोगे। और आप देख सकते हो कि फटा तो बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली बना है। इनफैक्ट ये फूल रहा है, बिल्कुल ये परफेक्ट पूरण पोली का साइन है। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और इसी तरीके से आपको सारे पूरण पोली को रेडी कर लेना है। और यहाँ पे हम इसे कर लेंगे सर्व। गर्मा गर्म पूरण पोली यहाँ पे बिल्कुल तैयार है। इसी तरीके से सारे पूरण पोली मैंने बना लिए थे और इन्हें कर दिया था सर्व। वैसे ये रेसिपी ना यहाँ ख़त्म हो चुकी है, तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। कोई भी सवाल हो, सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ना मुझे बेझिझक होकर पूछ सकते हो। और ऊपर से आप इस पूरण पोली में ना और घी लगाना मत भूलना, ये भी मैं आपको बता दूँ। इसे आप सर्व करो हमारी कटाची आमटी के साथ और बना लो सबको अपना फ़ैन, क्योंकि ये डेलिकेसी महाराष्ट्र की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये जो कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन है ये मुझे बहुत ही परफेक्ट लगता है। आप इनफैक्ट ये चीज़ें ना बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हो, लंच डिनर जब भी आपका मन करे आप इसे बना सकते हो, स्पेशली जब कभी भी फेस्टिवल्स चल रहे हों। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो, ये रेसिपी समझ आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और ऐसी वीडियोस, ऐसी रेसिपीज़ के साथ तो मुझे हर हफ्ते आना ही है, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।